अब अगला आया सर एक्सिलरी, कोर्स इसका P फॉर प्रेशर, B फॉर। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, यमुना विहार हॉर्जन एकेडमी, दिल्ली ईस्ट नियर भजनपुरा पेट्रोल पंप। पिछली क्लास में मैंने आपको 11th का पहला टॉपिक पढ़ाया था, एरर एनालिसिस। आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि नीट एग्जाम हो चाहे आपका IIT JEE एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस का भी आता है। डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सर सिस्टम ऑफ यूनिट 3 टाइप का होता है। पहला होता है MK सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम, तीसरा होता है FPS सिस्टम। सुनिए सर, लिखा गया MKS, दूसरा CGS एंड तीसरा FPS। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। जब लंबाई को मीटर में, टाइम को लंबाई को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाए तो भाई साहब उसे कहते हैं MKS सिस्टम। इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। दुनिया के किसी भी कोने में जाएं आप, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं आप, अगर आप 1 मीटर लंबा कपड़ा कहीं भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे भैया 1 किलो, चलो 1 किलो आलू दो, हर जगह मिल जाएगा। और दुनिया की कोई भी घड़ी हो, सबसे छोटा जो टाइम होता है उस पर क्या होता है, सेकंड होता है। तो आप ये कह सकते हो कि मॉडर्न एज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है, MKS सिस्टम। सो दैट्स व्हाई MKS सिस्टम इज आल्सो नोन एज मॉडर्न सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा आता है CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। जी, जब लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम को, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में किया जाए उसे कहते हैं CGS सिस्टम। इसे सिस्टम ऑफ एक्यूरेसी भी कहते हैं। जी, इसे सिस्टम ऑफ एक्यूरेसी भी कहते हैं। जैसे आपको पता है ना, 1 तोला सोना, जिसका मतलब होता है 10 ग्राम, ठीक है। आज की डेट में मान लो इस समय करंट में 1 तोले सोने की कीमत मान लो 70,000 रुपया तोला है, पता है ना। 10 ग्राम सोने की कीमत 70,000 है, तो 1 ग्राम का कितना हुआ, 7,000 रुपया। सोचिए अगर आपने गोल्ड स्मिथ से सुनार से कहा भैया 1 तोले की अंगूठी बनाओ, तो उसने 10 ग्राम का अंगूठी बनाया, गलती से उसने 1 ग्राम ज्यादा बना दिया, तो भाई साहब उसको तो 7,000 रुपये का लॉस हो गया। और अगर गलती से उसने 1 ग्राम आपको कम दिया तो आपका 7,000 लॉस हुआ। देखा, 1 ग्राम। अगर आप सब्जी वाले से 1 ग्राम कमा लोगे तो चूंकि उसकी कीमत कम है तो आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन जब आप गोल्ड खरीदने आते हो तो वहां पे 1-1 ग्राम कीमत, 1-1 ग्राम की भी कीमत होती है। इसका मतलब आप वहां पर एक्यूरेसी ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई CGS सिस्टम इज आल्सो नोन एज सिस्टम ऑफ एक्यूरेसी। यस सर। एंड तीसरा आता है FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इसे कहते हैं हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। जी, इंग्लैंड, UK, ब्रिटेन में चलता है, मतलब एक ही है। आज भी लंबाई वहां पे फुट में होती है, मास पाउंड में होता है और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। आपने ध्यान नहीं दिया सर, तीनों जगह टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या लिखी गई, सेकंड। फर्क कहां पड़ा, सिर्फ लेंथ पे और सिर्फ मास पे। इसका मतलब चाहे MKS हो, चाहे CGS हो, चाहे FPS हो, इन तीनों में 3 चीज का इस्तेमाल किया गया, मास, लेंथ और क्या लिखा गया, टाइम। जी, मास, लेंथ और टाइम। सो दैट्स व्हाई इन तीन में 3 चीज का इस्तेमाल किया गया, मास, लेंथ एंड टाइम। अब बारी आई मास। बेटा मास चाहे क्विंटल में हो, चाहे किलोग्राम में हो, चाहे ग्राम में हो, चाहे डेकाग्राम में हो, चाहे मिलीग्राम में हो, है तो मास ही बेटा ना, ठीक है सर। सो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा गया M, वो भी कैपिटल M। यस सर, ऑल टाइप्स ऑफ मासेस, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला M लिखेंगे, कैपिटल M ब्रैकेट के अंदर। ऑल टाइप्स ऑफ लेंथ, जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ऑल दीज आर डिस्टेंसेस। इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा गया L, क्योंकि स्टार्ट किससे हुआ, लेंथ का शुरुआत L से हुआ। अब आया टाइम। जी, टाइम चाहे आवर में हो, चाहे मिनट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे नैनो सेकंड हो, माइक्रो सेकंड हो, मिली सेकंड हो, या SECK, सेक, यह भी टाइम की यूनिट होती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कितना हुआ, T। सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते हो, सर आप सिर्फ ऐसे लिखते हो या सिर्फ आप ऐसे लिखते हो, तो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग माने आते हैं। सो भाई साहब, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला M हुआ, लेंथ का L हुआ और टाइम का कितना हुआ, T हुआ। अब कुछ बातों को सीख लो। जैसे हाँ बेटा, जो लिखा गया 1 क्विंटल, या लिखा गया 2 kg, या लिखा गया 10 ग्राम, भाई साहब हमें डिजिट्स पर ध्यान नहीं देना है,
डायमेंशन एनालिसिस में डिजिट डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। हमें इसके पीछे लिखे गए यूनिट पर फोकस करना है। क्या क्विंटल, किलोग्राम एंड क्या ये ग्राम, ऑल दीज आर मास? यस सर। सो इनका सबका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा? एम होगा। इन शॉर्ट जितनी भी मैथमेटिकल डिजिट होती हैं हम उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लेंगे क्योंकि वो डायमेंशन लेस होती हैं। जैसे बात को समझिएगा, अगर लिखा गया, मान लो सपोज करो अगर लिख दिया गया log 2 to the base 10, सो होता 0.3010 होता है बेटा। सो दिस इज द मैथमेटिकल डिजिट, इससे इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। तो जितने भी लॉगरिथम फंक्शंस होते हैं उनका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे अब अगर लिखा गया साइन थीटा, तो भाई साहब थीटा की जगह कुछ वैल्यू पुट करोगे ना, जिससे साइन 30 साइन 60 पुट करोगे। इमेजिन अगर आप लिख दिया यहाँ पे साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। इट इज द मैथमेटिकल डिजिट। दैट्स वाई इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, जितने भी मैथमेटिकल डिजिट्स होते हैं, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। जैसे आप लिखते हो पाई, लीनियर वैल्यू 22/7 एंगुलर वैल्यू कितना होता है बोलो? 180। ऑल दीज टू आर डिजिट, चूंकि डिजिट है इसलिए इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई, इसकी वैल्यू लगभग 2.67 होती है, राइट? चूंकि ये डिजिट है इसलिए इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो कुल मिला के सर कोई भी क्वांटिटी अगर डिजिट को रिप्रेजेंट कर जाती है तो भाई साहब उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ, टी फॉर टाइम, कुछ और भी है। जैसे चलिए हम बात करेंगे करंट की। सर करंट को डिफाइन किया था एम्पियर साहब ने, इसलिए उनके ऑनर में लिखा गया ए। क्या लिखा गया? ए। टेम्परेचर, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया था केल्विन साहब ने, सो डायमेंशन फॉर्मूला के लिखा था। कभी कभी थीटा भी लिख देते हैं, कभी कभी थीटा भी लिख देते हैं, अदरवाइज के फॉर केल्विन। करंट को डिफाइन किया था एम्पियर साहब ने, सो उनके ऑनर में क्या लिखा गया? ए। और फिर आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब ये क्या होता है बेटा? चलो, एक ऑप्टिकल सोर्स है लाइक अ बल्ब, रोशनी बिखेरता है, बिल्कुल बिखेरता है सर। इसके ठीक नीचे खड़े हो जाइए आप, इसके ठीक नीचे खड़े हो जाओ, आप देखोगे बेटा रोशनी वहां ज्यादा होती है। लेकिन बालक जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप सोर्स से दूर जाओगे, ब्राइटनेस लगातार क्या होगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब किसी ऑप्टिकल सोर्स की इंटेंसिटी, किसी ऑप्टिकल सोर्स की ब्राइटनेस को फाइंड आउट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसे कैंडिला साहब ने डिफाइन किया था, इसलिए उसके ऑनर में लिखा गया CD। यस सर। तो एम्पियर करंट की ऐसा यूनिट मानी जाती है, एम्पियर करंट को प्रॉपर्ली डिफाइन किया था एम्पियर साहब ने, सो उनके ऑनर में लिखा गया A। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, रिवर स्केल पे होता है, केल्विन में भी होता है। डायमेंशन फॉर्मूला जल्दी के लिखा था, कहीं कहीं कोई कोई थीटा भी लिख देता है। सो डायमेंशन फॉर्मूला लिखा गया के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको डिफाइन किया था कैंडिला साहब ने, सो उसके ऑनर पे क्या लिखा गया? CD लिखा गया। सो ऑल दीज थ्री आर कॉल्ड एज ऑनरेबल डायमेंशनल फार्मूला, जो MKS, CGS और FPS सिस्टम में कहीं इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया ऑनरेबल डायमेंशनल फार्मूला, क्योंकि साइंटिस्टों के ऑनर में इसका नाम दिया गया। बेटा कुल मिला के छोटी सी बात समझ में आ गई। अगर मास है तो M लिखेंगे, लेंथ है तो L लिखेंगे, टाइम है तो T लिखेंगे, करंट है तो A लिखेंगे, टेम्परेचर K और थीटा कुछ भी लिख सकते हो आप, जहां तक K ही लिखा जाता है। और बच्चे अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूज हुई, हालांकि ये बहुत कम मतलब होती नहीं तरह से, अगर यूज हो भी गई तो सीधे लिख के आप आ जाएंगे, राइट है। और अगर उसके आगे कोई मैथमेटिकल डिजिट है जिसकी वैल्यू है तो भाई साहब उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, बस इतना सा इसका एक्सट्रैक्शन है। कुछ छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे हाँ जी, जैसे बेटा अगर आपसे कहा गया बेटा स्पीड है, ध्यान से सुनना, स्पीड, तो आपको पढ़ाया गया था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया L और टाइम कितना हो गया T। यस सर, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है बेटा, है ना, और टाइम कितना हो गया T। चैंप अगर आप इसे आगे ले आओगे लिखोगे LT-1। आप चाहो तो इसे MLT-1 भी लिख सकते हो, लेकिन M पर 0 कर देना क्योंकि यहां पे मास आता नहीं है। एंड किसी भी क्वांटिटी के ऊपर 0 की पावर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सीक्वेंस फॉर्म हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते समय होना तो ये चाहिए कि पहले M आए, फिर L आया, फिर T आया, उसके बाद जो आना होगा आएगा, राइट है। लेकिन चूंकि इससे मास आता ही नहीं है और आपको चाहिए, तो आप 0 पावर के साथ उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब अगर बात की जाए वेलोसिटी की, सर ये भी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट L है और टाइम कितना बोलो? T है, सो दैट्स वाई LT-1।
LT माइनस 1। सर जी आप इसे m⁻0 LT माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। अब सुनो, आपको पढ़ाया गया था अगर स्पीड है तो लिखोगे v, अगर वेलोसिटी है तो लिखोगे v वेक्टर। यस सर, दो सिंबल दोनों का v है, एक पर एरो है एक पर एरो नहीं है। एरो नहीं है आपने बोल दिया सर स्केलर है, स्पीड होगा। अगर एरो है आपने बोल दिया वेक्टर है, क्या हो गया, वेलोसिटी होगा। अब सुनो, मैंने लिखा भाई हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला है LT माइनस 1। ठीक है सर, दो बच्चे हैं, ठीक है सर, सुरेश और महेश। सुरेश ने बोला सर ये स्पीड है, महेश ने बोला सर ये वेलोसिटी, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि भाई साहब इस पर ऐसा नहीं है कि अगर वेलोसिटी है तो आप एरो लगा दोगे। यही तो डायमेंशन एनालिसिस का और भी ड्रॉबैक है। डायमेंशन एनालिसिस से लिखे गए डायमेंशन फॉर्मूले से इस बात का पता नहीं कर सकते भाई कि इससे जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है वो 100% स्केलर ही है या 100% वेक्टर ही है। जी सर, 2001 सर IIT का क्वेश्चन था सर कि डायमेंशन फॉर्मूले से क्या इस बात का पता, मैं आपको उसका रिजल्ट बता रहा हूं सर, क्या डायमेंशन फॉर्मूले से इस बात का पता चल जाता है कि इससे जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट होगी वो स्केलर और वेक्टर। बिल्कुल सर, हो भी सकता है, नहीं भी सकता है सर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सर। तो फॉर्चुनेटली ये है कि ऐसा कोई सिंबल नहीं है जिससे बता सकें कि भाई ये जो क्वांटिटी है वो क्या आपका वेक्टर है। यहां सिर्फ M, L and T के फॉर्म में क्या आपका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। इज इट क्लियर? चलिए और आगे समझिए। हाँ जी, अब अगला आया सर एक्सेलरेशन का। आपको याद है आपको पढ़ाया गया था वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब सिंपल वे में वेलोसिटी बाय टाइम तो होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t, बट उसे मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। हाँ जी, वेलोसिटी से LT माइनस 1 और टाइम क्या लिखा गया t, सॉल्व किया गया बच्चे, लिखा गया LT माइनस 2। आप ठीक से लिखना चाहते हो लिख लो सर, तो लिखोगे m⁻0 LT माइनस 2, तब भी आएगा, बात एक ही है सर। अब जाओ सुनो, अगर लिखा गया ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन एनालिसिस में 9.8 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो डिजिट है भैया जी। अगर मीटर है तो लेंथ है और सेकंड है तो क्या बोलो, टाइम है। सर अगर आप इसे ऊपर ले आओगे क्या लिखोगे भाई? अरे सर लिखोगे LT माइनस 2, है ना। कुछ बात भेजे में आई जी, एक्सेलरेशन है जी सर, ये भी एक्सेलरेशन है ये भी एक्सेलरेशन है, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, सेम है। तो या तो लीनियर एक्सेलरेशन हो या ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो, है तो एक्सेलरेशन ही ना भाई, सो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, चलो आपने क्या पढ़ा, देखो हमें बताया गया था टाइम से डिवाइड करने को रेट कहते हैं, टाइम से डिवाइड करने को रेट कहते हैं। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है तो उसे कहेंगे वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या कहलाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का रेट क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। सुन लीजिएगा सर, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो बेटा जी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, यस, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इट इज कॉल्ड एज स्लैप, SLAP, SLAP जी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 1993, सो उनका क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्लैप, SLAP, राइट है। स्लैप को अगर देखा जाए इंग्लिश में तो इसको थप्पड़ कहते हैं। जहां तक मैंने सोचा थप्पड़ की बात चल रही है तो फोर्स होगा, फॉर्चुनेटली वहां पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला था MLT माइनस 2, उन्होंने वहां पे टिक लिया और उनको -1 मार्क्स मिला। नहीं सर, एक्चुअल में जो स्लैप होता है बेटा, सुनेगा ध्यान से, एक्चुअल में जो स्लैप होता है बेटा ना, स्लैप वो होता है एक्सेलरेशन बाय टाइम, एक्यूरेट लिखा गया तो डेल्टा A बाय डेल्टा T। बेटा एक्सेलरेशन है LT माइनस 2 और टाइम कितना हो गया, T। अरे सर सॉल्व करने पर निकला LT माइनस 3। हालांकि स्लैप हाइपोथेटिकल है, लेकिन चूंकि फिजिक्स में है इसलिए पूछा जाता है कि व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्लैप, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज स्लैप। ठीक है सर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई सर फोर्स की। सर देखिए आसान लगता है लेकिन इसमें भी कुछ चीजें ट्विस्टेड होती हैं। फोर्स सर फॉर्मूला पढ़ाया गया था M×A, फोर्स का होता है M और A का होता है LT माइनस 2, LT माइनस 2। बेटा इसको सॉल्व कर दोगे, लिखा गया MLT माइनस 2। यस सर, सो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इट इज MLT माइनस 2। अब चाहे वो सिंपल फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, न्यूक्लियर फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, अगर वो फोर्स है तो बालक उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, MLT माइनस 2। अब जा सुनना, हाँ जी आपका फोर्स के बारे में बताया गया था सर, ध्यान सुनेगा सर। इसकी पहली यूनिट होती है न्यूटन और फिर लिखते हैं सर डाइन। ध्यान से सुनना बेटा, न्यूटन, न्यूटन और डाइन में लिखा गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। एक्चुअली जो डाइन होता है बेटा ना वो कहलाता है सीजे सिस्टम है। सीजे सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है वो डाइन होती है
और ज्यादातर एमकेएस में क्या लिखी जाती है, न्यूटन, हालांकि उसकी एसआई यूनिट भी है सर, राइट है सर। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ न्यूटन या व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डाइन, तो भाई साहब चूंकि ये दोनों फोर्स को डिपेंड करते हैं, इसलिए इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले के क्या होता है, बराबर होता है। अब थोड़ा अलग आते हैं, बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 20-22 साल पहले सर, जब मेडिकल में जिप्मर पॉन्डिचेरी उसका एंट्रेंस अलग होता था, उन्होंने पूछा व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किप, KIP किप। ये देखो भाई, व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किप, KIP किप। आपको पता है ब्रिटिश सिस्टम में आज भी फोर्स की यूनिट किप कहलाती है। इसका मतलब दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन ब्रिटिश सिस्टम, इन FPS सिस्टम। सो चूंकि ये फोर्स का डायमेंशनल फोर्स है, सो बेटा जी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी MLT-2 होगा। तो ज्यादातर लोगों को पता होता है न्यूटन एंड डाइन, बट जब बात किप की आती है तो भूल जाते हैं वो सर। तो किप भी इट इज यूनिट ऑफ फोर्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किप इज MLT-2, क्योंकि ये भी क्या है, फोर्स है। क्लियर? आगे की कहानी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते बेटा। अब आया बच्चे वर्क। हाँ जी, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होगा MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, L। सॉल्व करोगे निकला ML²T-2। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज ML²T-2, सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज ML²T-2। अब जा सुनना, वर्क डन यूनिट होती है जूल, या फिर वर्क डन यूनिट होती है अर्ज, या अर्ग कह सकते हो। 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। क्या होता है बेटा, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। भाई ये जो अर्ज है ना, वो है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में वर्क डन की यूनिट क्या होती है, ERG अर्ग होती है, एनएमकेएस में आप जूल लिख सकते हो सर। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। इसका मतलब अगर कहा गया वर्क डन, जूल है या अर्ज है, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। आगे भी सुनो। अब आया एनर्जी। एनर्जी भाई साहब, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पता है ना यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, से एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अगर जूल है तो भाई साहब फिर तो डायमेंशनल फॉर्मूला ML²T-2 होगा। अरे बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि एक्चुअल में ये भी जूल की यूनिट क्या होती है, वर्क डन के डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होती है। तो इसका मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, ऑफ कोर्स ML²T-2 होगा। क्लियर? अब एक छोटा सा बात आया, टॉर्क। ध्यान से सुनना, टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, इसको पढ़ाया जाता है R×F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। ध्यान से देखो, अगर पढ़ोगे न्यूटन मीटर, यहां भी क्या है, न्यूटन मीटर। एक्चुअली जो टॉर्क होता है ना, देखो अगर आप सीधी सड़क पे सीधा सीधा मूव कर रहे हो तो आप वर्क डन कर रहे हो, और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के बाद घुमा रहे हो तो रोटेशनल वर्क डन कर रहे हो, है ना। तो एक्चुअली एक टॉर्क एक तरह से आप मोटे मोटे तौर पे सोच सकते हो कि एक फिनोमिना है, एक रोटेशनल फिनोमिना है, और एक्चुअली में रोटेशनल वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है, बराबर होता है। चूंकि ये रोटेशनल वर्क डन है, अब है तो वर्क डन ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखोगे, R के लिए L और F के लिए लिखोगे MLT-2। सॉल्व करके देखो तो लिखोगे ML²T-2। आपने ध्यान से देखा जी, चाहे वर्क डन हो चाहे एनर्जी हो या टॉर्क हो, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया? तो ऑल टाइप्स ऑफ वर्क डन, ऑल टाइप्स ऑफ वर्क डन, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो रोटेशनल हो या फिर एनर्जी हो, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और वही डायमेंशनल फॉर्मूला जूल का होगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होगा, अर्ज का होगा। राइट? आगे बढ़ते हैं सर। अब जा सुनिएगा सर, अब आया प्रेशर। याद है फॉर्मूला, फोर्स डिवाइड बाय क्या होता है, एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सर फोर्स सर लिखा गया MLT-2 और एरिया का हो गया L²। बेटा ध्यान से देखिए, आप इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ML-1T-2। जी सर। एरिया सर जी L इंटू बी, L के लिए L और B के लिए भी L, क्योंकि दोनों मीटर में होंगे। सॉल्व किया गया, कितना हो गया, L²। सो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स हो गया MLT-2 और एरिया का कितना हो गया, L²। सॉल्व किया गया ML-1T-2। सर अब जरा बात कर रहे हो प्रेशर की यूनिट। सर प्रेशर की पहली यूनिट लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी सर, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर इसकी यूनिट पास्कल भी होती है, सर इसकी यूनिट बार भी होती है, और इसका यूनिट एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। जी सर,
पास्कल भी है, बार भी है और एटीएम भी है एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। क्योंकि ये सब के सब प्रेशर की यूनिट है, सो दैट्स व्हाई इनका डायमेंशनल फार्मूला भी सबका क्या होगा, सेम होगा। अगर बोला पूछा गया व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला बार या व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला पास्कल, ऑफ कोर्स इसका डायमेंशनल फार्मूला भी प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूले के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर? अब थोड़ा और आगे बढ़ो, सुनिए सर। अब पढ़ते हैं सर पावर। हाँ जी, अब लिखा गया पावर, इसको पढ़ाया गया था वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन बाई टाइम, जी सर, वर्क डन सो लिखा गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और टाइम का क्या लिखा गया, टी। बेटा इसको सॉल्व करोगे, लिखा गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, टाइम का कितना हो गया, टी। सॉल्व करेंगे आप, लिखा गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, नो टी माइनस 3 होगा ऊपर जाके, नॉट -1, ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। अब आया पावर, आपको पता है स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला भी F बाई A होता है। तो बेटा जी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml स्क्वायर टी माइनस 3 होगा। आगे सुनना सर, लिखा गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। सर जी एक्चुअल में ये सब भी अल्टीमेटली देखा जाए तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml स्क्वायर टी माइनस 3 के बराबर ही होता है। कुल मिला के बात हुई सर, चाहे पावर हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे टर्म सेम होते हैं, मैंने बोला इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब बात है पावर की सर, आपको पता है इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर। जी सर, वॉट, किलोवाट, मेगावाट एंड हॉर्स पावर। वॉट, किलोवाट, मेगावाट, ऑल दीज आर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। जी सर, एंड हॉर्स पावर इट इज यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। सबको पता होना चाहिए सर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट। चलो जी, अब मैंने बोला चल मान लो एक आदमी है, उसके पास 746 वॉट के बराबर पावर है, ठीक है। अ पर्सन हैव 746 वॉट पावर, कैन बी राइट उसकी पावर 1 हॉर्स पावर के बराबर है, कैन बी राइट उसकी पावर हॉर्स पावर के बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है। यू कैन से हाँ भाई उसकी पावर जो है वो 1 हॉर्स पावर के बराबर है। गलत। हॉर्स पावर ये यूनिट सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जनरेटर, जैसे मोटर, ठीक है सर। अगर आप कार खरीदने जाओगे ना, बोलते हो ना इसका इंजन कितने हॉर्स पावर का है, स्कूटी खरीदो, कुछ भी कहते हो सर, ये जनरेटर कितने हॉर्स पावर का इंजन है, राइट है सर। तो क्या ह्यूमन बींग्स इंजन है, मैकेनिकल डिवाइस है? नहीं, हम लोग क्या है, जिंदा इंसान है, ठीक है सर। हम लोग क्या लाइफ लिविंग थिंग्स हैं। दैट्स वाई हमारा ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला को ये सॉरी हमारे के लिए हॉर्स पावर डिफाइंड नहीं है। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि आप 60 वॉट का बल्ब खरीदते हो, बिजली दुकान पे गए, भाई 60 वॉट का बल्ब दो, दे देगा। सपोज करो अगर आप उसी बिजली की दुकान पे जाके कहोगे भैया 1 हॉर्स पावर का बल्ब दो, वो कैसे देगा, आपको पागल समझेगा। सपोज करो आपने एक बल्ब, दुनिया में एक बल्ब बनाया गया, सपोज की इमेजिन दुनिया में एक बल्ब बनाया गया जिसकी वॉट 746 वॉट है ना। तो क्या जाके बिजली की दुकान पे बोलोगे भैया हमें एक बल्ब दो जो 1 हॉर्स पावर का होगा? नहीं, वहां पे आपको वॉट ही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, बाइफरकेशन है। अगर आप इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो वॉट, किलोवाट एंड मेगावाट। अगर आप मैकेनिकल पावर की बात करते हैं तो हॉर्स पावर। अब एक क्वेश्चन है सर, यहां भी है, ह्यूमन बींग्स में, ठीक है सर, स्टेमिना होती है, यस सर, हमारी भी मसल पावर होती है भाई। तो जो मस्कुलर पावर की यूनिट होती है रिलैक्स, क्या होती है, रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स। इट इज यूनिट ऑफ ह्यूमन पावर या मस्कुलर पावर। अगर पूछा जाए व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलैक्स, ऑफ कोर्स इट इज यूनिट ऑफ मसल पावर। जो डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का होगा वही किसका होगा बेटा जी, रिलैक्स का होगा, ml स्क्वायर टी माइनस 3, राइट। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनके बिहाफ पर हम डायमेंशनल एनालिसिस को आगे पढ़ सकते हैं। आगे समझिए सर, नेक्स्ट। अब आया सर, चलिए अब आया, देखो 2-3 छोटे छोटे वर्ड्स है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखा गया टेंशन, एक्चुअल में फोर्स है जी,
एक धागे से एक पत्थर को बांध करके हैंग किया गया। पत्थर का वेट कहां लगा? नीचे, एक्शन। बदले में धागे में लगा रिएक्शन, जिसका नाम लिखा गया टेंशन। क्या लिखा गया? टेंशन। तो है तो फोर्स ही बेटा ना। अगर ये फोर्स है तो सर जी डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया? mlt-2, राइट है। तो धागे में, ठीक है सर, जो लगेगा उसे क्या कहेंगे आप? टेंशन कहेंगे, खिंचाव का फोर्स हो गया। लेकिन बेटा अगर यही लिख दिया गया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, तो अब ये क्या है? सिंबल एस है, टी है या सिग्मा है? एक्चुअली में सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जी, जिसकी वजह से वो कम से कम सरफेस एरिया को ऑक्युपाई करता है। ठीक है सर, सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो कम से कम एरिया को क्या करता है? ऑक्युपाई करता है। इसका चैप्टर आएगा सर, वहां पढ़ाया जाएगा फोर्स पर लेंथ। मैथमेटिकल फॉर्मूला है F/L। ध्यान से सुनना, F की जगह लिखोगे mlt-2 और L की जगह लिखोगे L। सिंप्लीफाई करोगे बच्चे तो लिखोगे mt-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। दो अलग अलग वर्ड है, ध्यान रखना। ये टेंशन है, ये क्या बोलो? सरफेस टेंशन है। अब आइए सर लिखा गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, चलो डायमेंशनल एनालिसिस में, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते समय बालकों, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे या पीछे ग्रेडियंट जैसा वर्ड आ गया तो समझ लो आप उसके वैल्यू में लेंथ से डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लेंथ से डिवाइड कर रहे हो मैथमेटिकली। इसका मतलब हम लिखेंगे वेलोसिटी पर लेंथ। अगर हम इसकी बात करें ग्रेडियंट, तो आप लेंथ से डिवाइड करना चाहते हो। हाँ जी, वेलोसिटी सर लिखा गया lt-1 और लेंथ का कितना हो गया? l। सिंप्लीफाई किया गया, लिखा गया t-1। देखिए ध्यान से, यहां पर हमने एक चीज सीखी। डायमेंशनल एनालिसिस में अगर ग्रेडियंट जैसा वर्ड आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना, लेंथ से डिवाइड कर देना। देखो सॉल्व करने में निकला t-1। अब सुन लो, अब लिखा गया फ्रीक्वेंसी। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। क्या होता है बेटा? 1/टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का मतलब होता है t। यस सर, आगे ले आओगे ऊपर, क्या तो लिखा गया t-1। बेटा ध्यान से देख, क्या दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है? यस, यही तो क्वेश्चन है सर, एमसीक्यू की बुक में है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला इनमें से किसके साथ मैच करता है? किसके साथ मैच करेगा भाई? फ्रीक्वेंसी। जहां पे ऑप्शन फ्रीक्वेंसी है, आप आउटिंग कर देगा सर कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है? मैच करता है। इसका मतलब अगर ग्रेडियंट आया तो आपको लेंथ से डिवाइड करना है। एक दो पॉइंट आपको और समझा देता हूं सर, ध्यान से सुनिए। अब लिखा गया प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब हो गया प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला था ml-1 t-3 और लेंथ का कितना हो गया? l। कैसे? प्रेशर क्या था? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया सॉल्व करके देखो। देखो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स था mlt-2 और एरिया था आपका l² से यहाँ -2 होगा जी। प्रेशर फोर्स डिवाइड में कितना हो गया? एरिया। फोर्स हो गया mlt-2, एरिया हो गया l² ml-1 t-2 और डिवाइड में कितना हो गया? l। सॉल्व करेंगे तो लिखा गया ml-2 और t-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर ग्रेडियंट। अगर निकालना हुआ आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट जी सर, तो फिर लिखा गया टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ। डायमेंशनल फॉर्मूला k और लेंथ का हो गया l। सर इसको सॉल्व करोगे l-1 और साथ में कितना हो गया? k। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका मतलब बच्चों, अगर ग्रेडियंट जैसा वर्ड आता है सर जी, आपको क्या करना है? लेंथ से डिवाइड करना। अगर रेट आता है RATE रेट, तो आपको टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे वो भी समझ लो। जैसे बेटा सुनो, अगर आपसे कहा गया सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जिसे हम लोग डिस्चार्ज भी कहते हैं। मैंने चार्ज नहीं बोला बेटा, मैंने बोला डिस्चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जिसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज। जी सर, रेट आ गया भाई साहब, तो टाइम से डिवाइड करना है। किसमें? फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड का क्या फ्लो करता है? मास से वॉल्यूम। ऑफ कोर्स वॉल्यूम फ्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ सर वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। मतलब किसी भी पास से, किसी भी पाइप से पर सेकेंड किसी भी लिक्विड का जितना वॉल्यूम फ्लो कर जाए उसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं। जी सर, वॉल्यूम का हो गया L³ और टाइम का कितना हो गया? T। बालक इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे L³ और t-1। कुछ बात भेजे में आई? अरे बड़ा आसान है बेटा, कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आपको सिंपल बेसिक्स फॉर्मूले पता है, उन्हीं को डायमेंशनल एनालिसिस में क्या करना? कन्वर्ट करना है। कुछ टर्म्स थे, अगर ग्रेडियंट आ गया तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे, अगर रेट आया तो क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे। यही तो है, राइट है। आगे थोड़ा और पढ़ते हैं, आओ। चलो अब सुनना, अब आया विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे।
इसका मोटे मोटे तौर पर पता है, स्ट्रेस डिवाइड बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। ध्यान से देखो, स्ट्रेस क्या लिखा होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, मैंने स्ट्रेस ही लिखा, स्ट्रेस डिवाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी मैंने आपको बोला था ना, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया, जो प्रेशर के बराबर होता है। और अभी आपने प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था ml-1 t-2। जी सर, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपने इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था t-1। सॉल्व करोगे सर, ml-1 t-1, दिस इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मोटे मोटे तौर पे आप समझ सकते हो, किसी लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है ना, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, हनी इज मोर विस्कस एज कंपेयर टू वाटर, मतलब हनी का गाढ़ापन वाटर से क्या है, ज्यादा है। सो विस्कोसिटी मोटे मोटे तौर पे, एग्जैक्टली तो चैप्टर में पढ़ाया जाएगा क्या होता है, बट यहां पे आप ये समझ सकते हो, विस्कोसिटी किसी लिक्विड के गाढ़ेपन को कहते हैं। और उसका डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-1 के क्या होता है, बराबर होता है। ये कुछ बेसिक्स थे, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए, राइट। अब इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक्स आते हैं, वो ध्यान से समझिएगा। चलिए, सबसे पहले बेटा हम कुछ कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे सर। पहला सर नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर इसका फॉर्मूला होता है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका सिंबल है कैपिटल जी। चैप्टर ग्रेविटेशन है, 11th में भी है और क्लास 9th में भी है। सब पढ़ाया गया था, एक मास m1 है, एक मास m2 है, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट है। तो न्यूटन साहब ने बताया था F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 बाई कितना बोलो, r²। सो इसको निकालोगे F दैट्स इक्वल्स टू दिस और डिवाइड बाई m1 और इंटू कितना बोलो, m2। जी निकाल लो यहां से बेटा। F क्या है, फोर्स है, mlt-2 जी। R क्या है, डिस्टेंस है, L², और M मास हो गया। सर यहां भी M कितना हो गया, मास हो गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा जी, एक M कट जाएगा, जो बचेगा वो ऊपर आएगा, M-1 होगा। ठीक है बेटा, ये देखो, इसको सॉल्व करोगे L³, यहां लिखा गया t-2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट। सर ये क्लास 9th में भी है सर, एक्चुअल में क्लास 11th में भी है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, राइट। अगला कांस्टेंट सीखो सर। अगला कांस्टेंट क्या है बेटा, उसका नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट सिंबल है R। सर जी फॉर्मूला है PV इक्वल्स टू RT, एक्चुअल में होता है nRT, n की जरूरत है नहीं। और दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू वर्क डन। पूरा फॉर्मूला फिजिक्स में ये होता है, ध्यान रखना। PV इक्वल्स टू RT इक्वल्स टू वर्क डन, जहां P फॉर प्रेशर, B फॉर वॉल्यूम, R फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल T टेम्परेचर है, राइट। चलो जी, मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया, लिख दिया मैंने RT इक्वल्स टू W। सर R चाहिए, T टेम्परेचर है बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे, K। एंड वर्क डन का होता है चैंपियन, ml² t-2। बेटा अगर R निकालोगे तो लिखोगे ml² t-2 K-1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो पहला क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी क्या पढ़ा आपने, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब आगे समझो, नेक्स्ट अगला आया सर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट सिंबल है H। सर इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू H इंटू F। बेटा यहां पे E का मतलब एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, और F का मतलब फ्रीक्वेंसी है। F का मतलब फ्रीक्वेंसी और E का मतलब बेटा एनर्जी है। एनर्जी डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t-2 वर्क डन के बराबर होता है। H चाहिए और फ्रीक्वेंसी का भी आपने निकाला था t-1। बेटा इसको सॉल्व करो, ml² t-2 डिवाइड बाई t-1। सर इसको सॉल्व करेंगे आप तो लिखा जाएगा ml² और t-1। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। जी सर, ये क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये जब आप जाएंगे वेव थ्योरी वगैरह में सर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, फोटो रिलेटिव इफेक्ट, वहां पे आपके सब सीखने को मिलेगा। 3 हो गए, चलो आगे समझो। नेक्स्ट सर अब सुनना, अब आया सर हबल्स कांस्टेंट। हबल्स कांस्टेंट सिंबल है इसका कैपिटल H। सिंबल क्या भैया जी, कैपिटल H है। सर फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू H इंटू R। अब ये है क्या सर, एक टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, जो स्पेस में मूव करती है, जो तमाम चीजों को, फोटो को कैप्चर करके हमारे तक भेजती है साइंटिस्टों को, जिसके बिहार पर वेदर फोरकास्ट और तमाम चीजें को स्टडी करते हैं।
What is V? That is the velocity of Hubble's telescope. And what is R? Distance between planet and Hubble telescope. Sir, H equals to V by R. सर लिखा गया LT-1 डिवाइड बाय L. सॉल्व किया गया, लिखा गया T-1. सर ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी. क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब हबल्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फार्मूले के क्या होगा? बराबर होगा. इसका मतलब हबल्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फार्मूले के क्या होगा? बराबर होगा. अगला सीखते हैं सर. नेक्स्ट सर फिर आया सर WEINS, वीन्स कांस्टेंट. सिंबल होता है बी. जी सर, सिंबल क्या होता है? बी. सर फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल्स टू बी बाय टी. व्हाट इज लैम्डा? इट इज द वेवलेंथ. व्हाट इज कैपिटल टी? दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर. तो अगर बी निकालोगे आप यहां से तो लिखोगे लैम्डा इंटू टी. लैम्डा हो गया एल और टी कितना हो गया? के. सो डायमेंशनल फार्मूला वीन्स कांस्टेंट इज एल इंटू के. यस सर. लैम्डा इक्वल्स टू बी बाय टी. लैम्डा वेवलेंथ है, एल होगा सर बी वीन्स कांस्टेंट, टी क्या आपका टेम्परेचर है. वैल्यू पुट कीजिए, आपको वीन्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा. नेक्स्ट आते हैं सर. सुनिए सर, नाम है स्टीफेंस कांस्टेंट. स्टीफेंस कांस्टेंट सिग्मा. जी सर, इसका फॉर्मूला था सर क्यू बाई ए इंटू टी इक्वल टू सिग्मा इंटू टी पावर 4. जी सर, ये स्टीफेंस लॉ है, वहां से निकला. भाई साहब क्यू का मतलब यहां पे हीट है सर. ए का मतलब यहां पर एरिया है मैथमेटिकली. टी आपका यहां पे टाइम है और कैपिटल टी क्या बेटा जी? टेम्परेचर है. कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर है. सुनिए सर, लिखा गया ml स्क्वायर T-2, क्योंकि हीट भी एनर्जी है. एरिया का हो गया L स्क्वायर और टाइम का हो गया T. सुनो, हीट एनर्जी है, ml स्क्वायर T-2, एरिया का L स्क्वायर और टाइम का कितना हो गया? T. सिग्मा, और यहां लिखा गया K पावर 4. जी, क्योंकि टेम्परेचर है. बेटा इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, ये ऊपर जाएगा. सो लिखा गया MT-3 और लिखा गया K-4. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट. अब जो क्वेश्चन है तो यहां लिख देते हैं सर. सर आप लिखोगे MT-3 और K-4. चलो इसको रफ में लिख लिया. और B का था L इंटू K था. सॉरी, L एंड K ये था डायमेंशनल फार्मूला. लिख लिया. क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन ये था बेटा, ध्यान से समझना, कि भाई व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सिग्मा इंटू बी पावर 4. जी ये क्वेश्चन था, एमसीक्यू के बुक में मिल जाएगा. व्हाट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सिग्मा इंटू बी पावर 4, वेयर सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट एंड वी सर वीन्स कांस्टेंट. आइए सर वैल्यू पुट करेंगे आप. सर यहां पे आप लिखेंगे MT-3 K-4 और यहां लिखा गया सर, लिखा गया कितना बोलो? L K और इस पावर 4. बेटा इसको सॉल्व करोगे, लिखोगे M पावर 4 T-3. क्यों भाई? क्योंकि K पावर 4 और -4 कट जाएगा. सो डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाएगा ML पावर 4 एंड T-3. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस. सो ऑल दीज आर कांस्टेंट. ठीक है सर, ये कांस्टेंट के बारे में भी जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था. राइट है सर. चलो अब आगे पढ़ते हैं सर. नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी बातें हैं सर, आगे और भी ऐसे बहुत सारे हैं सर. ठीक है सर. अब आते हैं कुछ 12 से रिलेटेड चीजें सर, ध्यान से सुनना. सर आपको पढ़ाया गया था I इक्वल्स टू क्यू बाई टी. तो अगर लिखा गया क्यू तो लिखा गया T इंटू आई. व्हाट इज क्यू? ऑफकोर्स चार्ज. सर लिखा गया T की जगह पे T और I की जगह लिखा गया A. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज दिस. आपको पता है चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, शॉर्ट फॉर्म में C, और चार्ज की यूनिट स्टैट कूलम भी होती है. ये होती है सीजेस यूनिट. सीजेस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम. याद करिए सर, कूलम पूछा जाए, स्टेट कूलम पूछा जाए या चार्ज पूछा जाए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखा गया? T इंटू A. ठीक से लिखना है, लिख लो. यू कैन राइट M पावर 0 S पावर 0 T एंड साथ में A. सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, कूलम या फिर स्टैट कूलम. अब आया नेक्स्ट दूसरा. सो लिखा गया V. इसे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहोगे तो चलेगा. राइट है. सब पढ़ाया गया था क्लास 10th में V इक्वल्स टू W बाई Q. यस सर, W. सो दिस इज ML स्क्वायर T-2 और चार्ज का कितना हो गया? TA. इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो लिखा गया ML स्क्वायर, सर लिखा गया T-3 और A-1. जी, ML स्क्वायर T-3 और A-1. दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस. अब आया सर, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू I इंटू R. अगर R निकालना हुआ तो आप लिखोगे V बाई I.
यस सर, वोल्टेज बाय करंट इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। बेटा जी अगर आप बी की जगह लिखते हो सर ml स्क्वायर t माइनस 3 और a माइनस 1 और I की जगह क्या लिखोगे a। बेटा इसको सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करने के बाद निकलेगा ml स्क्वायर t माइनस 3 और a माइनस 2। समझे बेटा जी? सॉल्व द बेसिक्स फॉर क्लास 12th। जैसे चार्ज का क्या होता है सब, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट है। अब इसी के बिहाफ पर आते हैं सर। ये देखो सर, जैसे इतना हिस्सा मैं मिटा देता हूं सर, राइट है सर। अब सुनो, अगर मैं कहूं सर रेजिस्टिविटी, जिसे हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, सर जी उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सिंपल फार्मूला है, ये 10th में भी है बेटा, आर ए बाई एल। देख बेटा आर की जगह लिखोगे ml स्क्वायर टी माइनस 3 और a माइनस 2। जी सर, एरिया है सर लिखोगे एल स्क्वायर और लेंथ की जगह पे क्या लिखोगे एल। जी सर, डायमेंशन मामला पुट कर दो बेटा। बेटा जी अगर पुट करेंगे ना आप तो सॉल्व करने पे देखो निकलेगा क्या, m निकलेगा एल क्यूब। कैसे? एक और कट जाएगा एल क्यूब, फिर लिखा गया t माइनस 3 और फिर लिखा गया a माइनस 2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसका उल्टा करते हैं सर। लो बेटा सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब आया सर दूसरा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कंडक्टिविटी करंट के फ्लो को वेलकम करता है, तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर उल्टा है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी उल्टा कर लो, -1 -3 +3 और +2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सर जिस तरह से कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है उसी तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। यस सर, रेजिस्टिविटी के लिए रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी के लिए है कंडक्टेंस। अगर कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टी है तो कंडक्टेंस भी रेजिस्टेंस का क्या होगा? उल्टा होगा। रेजिस्टेंस का उल्टा कर ले बेटा, क्या लिखोगे m-1। जी सर, फिर लिखोगे l-2, t पर 3 और a पे कितना हो गया 2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस, राइट है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, क्लियर। तो आज डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट में ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। हमने सिर्फ ये जाना कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है, एमकेएस, सीजीएस, एनएफपीएस। कुछ स्पेसिफाइड चीजें थी जैसे किप हुआ, जैसे रिलैक्स हुआ, जैसे अर्ग हुआ, ठीक है सर, जैसे पास्कल हुआ। इन चीजों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ये पता ही होता है कि टर्म्स क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए था कि इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था। इसमें जो कांस्टेंट में था हबल्स कांस्टेंट, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो पता होना चाहिए कि हबल्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के डायमेंशनल फॉर्मूले के क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में इतना ही है। अगली पार्ट में इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अभी भी बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हैं जो आपके पेपर में आते हैं, बच्चों को पता नहीं होता है, वो डिस्कस करूंगा। उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस के 2-3 एप्लीकेशंस हैं, जब मैं उनको डिस्कस कर लूंगा तब जाके ये मेरा डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट क्या होगा? खत्म होगा। तब तक इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इन वीडियो का लाभ उठा सकें। मैं जी के श्रीवास्तव, हॉजर एकेडमी फिजिक्स फैकल्टी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं और आशा करता हूं मैं कि इसी तरह से आप मेरे साथ वीडियो में बने रहेंगे और हमारे वर्क को अप्रिशिएट करते रहेंगे। धन्यवाद।